I welcome you all on Education Express channel in this class of income tax, and we have already started the topic income from business, profession and vocation, and we have so far gone through 2-3 illustrations और उससे एक बेसिक आइडिया आपको पता लग गया है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस किस तरह से कैलकुलेट की जाती है. टुडे and onwards we are taking up some unsolved questions from the book of Patel Chaudhary, and in this series this is the first question number 4 we are taking up today कि किस प्रकार से इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट की जा सकती है. In very short, I have given you the P&L account of Mr. X, where all the details are before you on the board. And now I am going through the main points of this question like this. निम्न सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए कर निर्धारण वर्ष 2021 के लिए श्री X की मकान संपत्ति से आय एवं व्यापार पेशे की आय की गणना कीजिए. ओके, फर्स्ट पॉइंट इसमें ये कहता है कि वेतन की राशि में 2400 रुपये एक्स के पुत्र को दिया गया वेतन शामिल है, जो एक्स का पुत्र अक्सर उनके व्यापार को संभालता है एवं संचालन में उनकी सहायता करता है. नंबर 2, किराए की राशि में 1800 रुपये कार्यालय की इमारत का किराया है. इमारत श्री एक्स की स्वयं की है. नेक्स्ट, ऋण की ब्याज की राशि में 1200 रुपये श्री एक्स की पत्नी से लिए गए ऋण का ब्याज शामिल है. उसने ये ऋण की राशि अपने स्थिर धन में से दी थी. पत्नी से ली गई ऋण की राशि का प्रयोग आयकर के भुगतान के लिए किया गया था. चौथा पॉइंट, विविध व्ययों में दूरसंचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम के प्रयोग का अधिकार प्राप्त करने के लिए 16,000 रुपये का पूंजीगत भुगतान सम्मिलित है. अधिकार की अवधि 8 वर्ष है. देखिए नए पॉइंट्स आ रहे हैं काफ़ी. भोजन व्यय की राशि एक्स के भाई के मित्रों को दी गई दावत के से संबंधित है. दानों की राशि अनुमोदित समाज कल्याण को दिए गए दान से संबंधित है. 800 रुपये डूबत ऋण की राशि निर्धारण अधिकारी के विचार से 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान ही डूब चुकी थी. चोरी की हानि कर्मचारियों द्वारा माल के गबन के रूप में हुई है. विविध व्ययों में मकान संपत्ति से संबंधित नगर पालिका के करों का 300 रुपये भुगतान भी सम्मिलित है. और अंत में 30,300 रुपये के अंकेक्षण शुल्क में से उद्गम स्थान पर कटौती नहीं की गई है. तो अब करेंगे हम एक एक पॉइंट को हम इसमें इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं. ऊपर हेडिंग हो जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस of Mr. X for the assessment year 2020-21 ये हो जाएगा. और ये रेस्ट हिस्सा अपन के वर्किंग नोट के लिए रख रहे हैं. ओके, सबसे पहले नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट इज गिवन टू यू अमाउंटेड ₹4,27,275. नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट ₹4,27,275. Add expenses not allowed या disallowed, वे खर्चे जोड़ दिए जाएं जो अलाउ नहीं हैं, जिनको डेबिट कर रखा और डेबिट नहीं किया जाना चाहिए. पहले उन खर्चों को हम एक एक करके ले लेते हैं. सैलरी टू एम्प्लॉयज़ अलाउड एक्सपेंडिचर, कुछ नहीं करना है.
रेंट हमने दिया है 10,000 रुपये का, और रेंट के बारे में उसने कहीं कुछ कहा था वर्किंग नोट में। किराए की राशि में 1800 रुपये कार्यालय की इमारत पर किराया गया है, किराया है इमारत की। हाँ, सेकंड पॉइंट, किराए की राशि 10,000 रुपये में 1800 रुपये कार्यालय की इमारत का किराया है, इमारत श्री एक्स की स्वयं की है। देखिएगा 1800 रुपये नोट अलाउड होंगे, नंबर 1। क्यों होंगे? क्योंकि यदि व्यापार किराए का दुकान या मकान लेकर के किराए के दुकान मकान में व्यापार चल रहा है तो दिया गया किराया अलाउड होगा। परंतु यदि मकान या दुकान स्वयं की हो और फिर वो किराए के रूप में राशि चार्ज करता है, डेबिट करता, तो अलाउ नहीं होगा। बस समझ में आ रही? यदि किराए की बिल्डिंग लेकर के उसमें व्यापार चलाता हो तो रेंट अलाउ होगा, परंतु स्वयं की बिल्डिंग में स्वयं की दुकान में खुद मालिकाना हक है और फिर वो किराए के नाम से कोई राशि डेबिट करता तो अलाउ नहीं होगा। ओके, इसलिए ये अलाउड। रेंट फॉर ओन बिल्डिंग, स्वयं के भवन में 1800 रुपये, ये लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट, न्यू ईयर एक्सपेंसेस। व्यापार में दिवाली है, होली है, दशहरे है, ईद है, इत्यादि दिनों पर दुकानों को सजाया जाता है, ताकि वो इसलिए होता है कि ग्राहकों को अट्रैक्ट कर सके, अपनी तरफ आकर्षित कर सके, तो उसके लिए किया गया खर्चा अलाउड होता है, कोई कठिनाई नहीं है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट और लोन। हमने व्यापार के संचालन के लिए यदि कोई लोन लिया है उस पर ब्याज दिया जाएगा तो अलाउ होगा। सन्ड्री एक्सपेंसेस 63,000 में कहीं कुछ था, देखिएगा। पॉइंट नंबर 4, विविध व्ययों में दूरसंचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम के प्रयोग का अधिकार प्राप्त करने के लिए 16,000 रुपये का पूंजीगत खर्च में भुगतान सम्मिलित है। अधिकार की अवधि 8 वर्ष है। वर्किंग नोट में चलिए, ये है स्पेक्ट्रम। परचेज ऑफ स्पेक्ट्रम, ठीक है, 16,000 रुपये का। जितनी अवधि के लिए ये लिया जाए इस राशि को उतनी अवधि में बांट देना चाहिए, अर्थात भाग दे करके उतना अलाउ करना चाहिए। 16,000 रुपये खर्च किया था 8 वर्षों के लिए, तो प्रत्येक वर्ष आप 2,000 डेबिट कर सकते हैं, पूरी राशि एक साथ डेबिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 16,000 रुपये जो हैं वो लाइसेंस के दिए गए हैं और वो लाइसेंस 8 साल तक चलेगा। तो 16,000 में 8 का भाग दे करके जो राशि बनती है वह राशि ही डेबिट करेंगे। अलाउड इन 8 years, therefore 16,000 divided by 8, it means 2,000 is allowed। 16,000 माइनस 2,000, 14,000 डिसअलाउड। बात समझ में आ गई? इसने पूरे 16,000 रुपये डेबिट कर दिए हैं P&L अकाउंट में। पूरे 16,000 डेबिट नहीं कर सकते हैं। 16,000 को 8 साल का लाइसेंस है तो 8 का भाग देना, 10 का है तो 10 का भाग, 20 साल हो तो 20 का भाग। तो 8 साल का है तो 8 साल का भाग दिया, हर साल 2,000 रुपये डेबिट करेंगे, 8 सालों तक डेबिट होते रहेंगे। तो 16,000 में से 2,000 डेबिट करेंगे, अलाउ करेंगे, बाकी के डिसअलाउ करेंगे। 16 माइनस 2 बराबर 14,000 डिसअलाउड। स्पेक्ट्रम
16,000 माइनस 2,000, 14,000 रुपये डिसअलाउ। नेक्स्ट, डोनेशन, किसी भी प्रकार का डोनेशन किसी को भी दिया गया, मंदिर को, मस्जिद को, गुरुद्वारे को, शिक्षण संस्था को, किसी को भी नॉट अलाउड। डोनेशन 5,800, चेक करते चलना अभी भाई। बेड डेट्स अलाउड एक्सपेंडिचर, इसका कुछ नहीं करना है, परंतु प्रोविज़न फॉर बेड डेट्स, सभी तरह के प्रोविज़न, चाहे डेप्रिसिएशन का हो, बेड डेट्स का हो, इनकम टैक्स का हो, या और किसी भी तरह का रिजर्व प्रोविज़न हो, ऑल प्रोविजंस एंड रिजर्व्स आर डिसअलाउड। प्रोविज़न फॉर बेड डेट्स, और प्रोविज़न फॉर बेड डेट्स है 21,500। नेक्स्ट, प्रोविज़न इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसअलाउड। $21,600, ठीक है। नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अलाउड। अलाउड है तो नहीं होगा यहाँ पे सर, हाँ जी, अलाउड है तो यहाँ पे थोड़ी होगा। और ये करेक्ट, अलाउड एक्सपेंडिचर, राइट, योर। एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स नॉट अलाउड। इनकम टैक्स का पेमेंट एडवांस हो या किसी भी तरह का हो, अलाउ नहीं होगा, क्योंकि इनकम पर टैक्स लगता है, पहले इनकम तो मालूम हो। इट इज़ 80 to 100, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट, पोस्टेज एंड टेलीग्राफ स्टैम्प्स अलाउड है। लॉस बाय थेफ्ट में कहीं दे रखा था, देखिएगा 8th पॉइंट, चोरी की हानि कर्मचारी द्वारा माल के गबन के रूप में हुई है। तो किसी भी प्रकार की चोरी चाहे कर्मचारी ने की हो या बाहर से की हो तो अलाउड एक्सपेंडिचर होगा, इसके लिए कुछ नहीं करना, छोड़िएगा। फिर डिनर एक्सपेंसेस, ये व्यक्तिगत खर्चा, इसके बारे में देखिएगा। 5th पॉइंट दे रखा, भोजन व्यय की राशि श्री एक्स के भाई के मित्रों को दी गई दावत के संबंध में है तो नॉट अलाउड। डिनर एक्सपेंसेस 1800। नेक्स्ट, गिफ्ट एंड प्रेजेंट्स किसी को भी देंगे हम, नॉट अलाउड। गिफ्ट एंड प्रेजेंट्स 5625। ऑडिट फीस के बारे में उसने कुछ कहा था, देखिएगा 10वां पॉइंट, 30,300 रुपये के अंकेक्षण शुल्क में से उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की गई है। 30,300 का आप जानते हैं कि 10% हम लेते हैं, 30% कैलकुलेट करें ये ऑडिट फीस। वर्किंग नोट में TDS 30,300 इंटू 30%, बोलिए 9,990। 9090। ये अलाउ नहीं होगा, बाकी का अलाउ होगा। ये है TDS ऑन ऑडिट फीस। $9090। नेक्स्ट, बस ये तो हो गया इसका। अब पैराग्राफ में देख लेते क्या क्या है, 1 by 1 जो छूट गया उनको। फर्स्ट पॉइंट, वेतन की राशि 2,400 रुपये में एक्स के पुत्र को दिया गया वेतन शामिल है। श्री एक्स का पुत्र अक्सर व्यापार को संभालता है और संचालन में मदद करता है।
यदि व्यापारी स्वयं काम करे तो उसको सैलरी नहीं दी जाती, पर उसकी फैमिली का कोई भी मेंबर जिस काम करता है तो उसको सैलरी दी जाएगी और वो अलाउ होगी। तो ये ऑलरेडी अलाउड है और सैलरी के नाम से डेबिट है पहले से ही, तो हमें कुछ नहीं करना है, अलाउड है। नेक्स्ट, किराए की राशि ये अपन ले चुके हैं। थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, ऋण की ब्याज की राशि 1200 रुपये श्री एक्स की पत्नी से लिए गए ऋण का ब्याज शामिल है। उसने ये ऋण की राशि अपने स्त्री धन से दी थी। पत्नी से ली गई ऋण की राशि का प्रयोग आयकर के भुगतान के लिए किया गया था। ध्यान देना, यदि आप अपने साधन से कोई पैसा व्यापार में लगाते हैं और वो कहते हैं ये तो लोन है, तो उस पर दिया गया ब्याज अलाउ नहीं होगा, एक बात। दूसरी बात, यदि फैमिली के मेंबर कोई दूसरे पैसा लगाते हैं या आपको उधार देते हैं तो उस पर दिया गया ब्याज स्वीकार किया जाएगा। तीसरी बात, परंतु जीवन साथी, स्पाउस कहते हैं इंग्लिश में, मतलब पति के लिए पत्नी जीवन साथी और पत्नी के लिए पति जीवन साथी है। तो यदि स्पाउस ने कोई लोन दिया, कोई राशि व्यापार में लगाई है, वो आपने लोन के नाम से ली है, तो वो स्वयं की राशि मानी जाएगी। परंतु ध्यान से, अब परंतु यदि पत्नी ने अपने पति को अपने स्त्री धन में से कोई राशि दी है व्यापार के काम के लिए, तो वो ऋण माना जाएगा और उस पर ब्याज दिया जाएगा, अलाउड होगा। ध्यान रहे ना। व्हाट इज स्त्री धन? स्त्री धन का मतलब जो उसकी व्यक्तिगत संपत्ति है, जो उसे समय समय पर अपने मैके से मिलती है, जैसे शादी के समय दहेज मिला, फिर जब और भी कोई सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, किसी के विवाह वगैरह होते हैं, जन्मदिन या शादी की सालगिरह होती, तब उसको धन दिया जाता है, गहने कपड़े इत्यादि दिए जाते हैं। या इसी प्रकार के कोई अवसर होते हैं, जैसे संतान होती, खास तौर से लड़का होता तब लड़की को दिया जाता उसके माँ बापों की ओर से, तो वो धन उसका स्त्री धन होता है, वो उसकी स्वयं की व्यक्तिगत संपत्ति होती है, उस पर पति का भी अधिकार नहीं है। तो स्त्री धन में से यदि पत्नी ने व्यापार के लिए कोई पैसा दिया है तो वो एक प्रकार का ऋण माना जाएगा, और ऋण माना जाएगा तो उस पर देय ब्याज स्वीकार किया जाएगा। परंतु यहाँ पर फिर एक और प्रॉब्लम है कि ये जो ऋण दिया है स्त्री धन में से उसकी पत्नी ने, वो व्यापार के लिए नहीं दिया है, इनकम टैक्स के पेमेंट के लिए दिया है। तो इनकम टैक्स का पेमेंट व्यापार का काम नहीं है, ये उसका व्यक्तिगत हाँ, तो इसलिए इसको हम अलाउ नहीं करेंगे। अब देखो किस में से दिया, देखो क्या लिखा है, ऋण की ब्याज की राशि 1200 रुपये एक्स की पत्नी से ली गई ऋण के ब्याज। अब देखो ब्याज की राशि कहाँ दे रखी है इसमें, इंटरेस्ट ऑन लोन 22,000, देखो थर्ड पॉइंट, P&L के डेबिट 22,000 रुपये दे रहा, उसकी बात कर रहा। ऋण की ब्याज की राशि में 1200 रुपये एक्स की पत्नी से लिए गए, तो ये लेंगे, इसे हटाइए, नोट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम वाइफ आउट ऑफ स्त्री धन फॉर इनकम टैक्स नॉट अलाउड। हाँ, यदि व्यापार के लिए होता तो अलाउड होता, और वो राशि है 1200 रुपये। ध्यान रखिए, देखिएगा, इसलिए मैंने लंबी चौड़ी बात लिख दी है ताकि आपको समझ में रहे। यदि यही राशि व्यापार के लिए ली गई होती 1200 रुपये अलाउड हो जाता, परंतु ये व्यापार के लिए लोन नहीं लिया है पत्नी से, परंतु इनकम टैक्स के लिए लिया। व्यापार अलग है, इनकम टैक्स अलग है। ओके, हाँ जी, विविध व्यय में संचार का हो गया स्पेक्ट्रम वाला।
भोजन व्यय की राशि का हो गया, दानों का हो गया। 800 रुपये डूबत ऋण की राशि अधिकार 85 गत वर्ष के लिए डूब चुकी थी, तो ऑलरेडी शामिल है बेड डेट्स में, ये कुछ नहीं करना है। चोरी वाली बात अपन कर चुके हैं, इसका कुछ नहीं करना है। और विविध व्ययों में मकान संबंधी नगर पालिका करों का भुगतान, तीसरे भुगतान भी सम्मिलित है, तो इसको हटाएं। ये मकान कर के संबंध में है। हाउस टैक्स 300 रुपये की राशि ये है। अब बोलिए टोटल यहाँ तक का। सर 1,64,815 1,64,815 सेकंड कॉलम का टोटल कर लें। 4,27,275 जोड़ दें इसमें। हाँ, सर 4,27,275 सर 5,92,090 92,090 ठीक है। देखो सही लिखा। हाँ सर। लेस इसके आगे कंटिन्यू करें। लेस आइटम्स कौन कौन से क्रेडिट में देखें। पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट कुछ नहीं करना। सन्ड्री इनकम 6,000 रुपये इंक्लूडिंग ₹5,000 रिसीव्ड फ्रॉम कॉम्पिटिटर फॉर नॉट सेलिंग गुड्स इन ए पर्टिकुलर एरिया। जैसे कि हम किसी प्रतियोगी को या प्रतिस्पर्धी को कोई काम नहीं करने के लिए पैसा देते, भाई या व्यापार मत करो, तो वो अलाउड एक्सपेंडिचर होता। उसी प्रकार से किसी ने हमें दिया है तो वो अलाउड इनकम होगी, ठीक है। उसी प्रकार से कमीशन अलाउड है। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स एंड पेनल्टी, इट इज़ नॉट इनकम। इनकम टैक्स पर जो पेनल्टी दी थी वापस लौट करके आ गई है, ये लेस कीजिएगा। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स इट इज 800। नेक्स्ट, बेड डेट्स रिकवर्ड अलाउड इनकम है। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये यहाँ नहीं रहेगा। और ये आता है 2,400 रुपये, तो टोटल हमारा होता 3,200 रुपये। फाइनल कॉलम में घटाएं। अमाउंट आया 5,88,890। करेक्ट, 5,88,890। This is taxable income from business. व्यापार की आय हो गई है। अब मकान की भी ले लें इसके नीचे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, रेंट बता रहा 2,400, रेंट रिसीव्ड, और कुछ नहीं होगा यहाँ पर, ना तो स्टेप फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ नहीं, क्योंकि कुछ भी नहीं है, ना म्यूनिसिपल वैल्यू है, ना रेंटल वैल्यू है, ना स्टैंडर्ड रेंट है, तो सीधा यही लेंगे। रेंट रिसीव्ड 2,400। चेक करें क्या म्यूनिसिपल टैक्स था, उसने कहीं बताया था म्यूनिसिपल टैक्स। नाइन्थ पॉइंट, विविध व्ययों में मकान संपत्ति संबंधित नगर पालिका करों का 300 का भुगतान भी शामिल है। लेस म्यूनिसिपल टैक्स
देखिए से ढूंढ ढूंढ के काम करना पड़ता। 300 रुपये, 2100 रुपये हुआ नेट एनुअल वैल्यू NAV लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% इंटू 2100, बोलो 21 3 63 630 हैं 630 1470 फाइनल कॉलम में लिखें। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टोटल टैक्सेबल इनकम हाँ 5,88,890 में 1470 जोड़ें। 5,90,360 आ रहा मेरे कैलकुलेशन में, चेक करें। ये आके अब आके क्वेश्चन आपका पूरा होता है इस तरह से। अच्छा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आपको हर चीज़ समझ में आ गई होगी और क्लियर लगा होगा। तो आई विश यू गुड लक एंड थैंक यू।